एसएचएम में ऑनेस्टली बताऊं तो सिर्फ बेटा लड्डू से 2-4 फॉर्मूले हैं एसएचएम और वेव्स इन दोनों चैप्टर के अंदर, जिसके अराउंड क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली चीज तो बेटा देखो आपके दिमाग में ये क्लियर होनी चाहिए, एसएचएम में जब कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो किसी एक पॉइंट के अबाउट करता है, उस पॉइंट को बेटा हम बोलते हैं, जिसके पॉइंट के अबाउट ऑसिलेशन हो रही है उसे बेटा बोलते हैं मीन पोजीशन। तो सबसे बेसिक केस होता है कि अगर पार्टिकल ने स्टार्ट ही मीन पोजीशन से किया t=0 से, तो किसी टाइम पे पार्टिकल यहां खड़ा है, तो पार्टिकल की जो इक्वेशन होती है वो होती है a sin ओमेगा t। अब देखो t को 0 पुट करो तो x 0 आ रहा है, मतलब मीन पोजीशन पे खड़े हो, ठीक है। मीन पोजीशन हमारी ओरिजिन पे है, मीन पोजीशन हमारी लेट्स से ओरिजिन पे है। अब इसकी वैल्यू जरा ध्यान से सुनना, ये जो वैल्यू है हमारी ये ज्यादा +1 हो सकती है, तो -1 हो सकती है। तो x हमारा यहाँ तो प्लस a में आएगा, यहाँ हमारा x जो आएगा वो -a में आएगा, विच इज वेरी वेरी लॉजिकल, एक्सिस के बीच में ही लाई करेगा, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात मैं अगर आपको बताऊं, ये जो अंदर साइन के होता है ओमेगा टी, बेसिकली साइन के अंदर जो भी है इसे हम फेज बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम ओमेगा टी को हम बोलते हैं फेज। तो एक बात याद रखना, पार्टिकल की पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये कम ज्यादा होती रहती हैं, लेकिन पार्टिकल का फेज हमेशा बढ़ता रहता है, क्योंकि समय बढ़ेगा तो फेज की वैल्यू हमेशा बढ़ेगी। तो साइन के अंदर वाला जो एंगल है वो हमारा बढ़ता रहता है, और यही फेज की डेफिनेशन है। t=0 पे फेज की वैल्यू है 0, फेज की वैल्यू 0। t=1 पे फेज की वैल्यू ओमेगा, 2 सेकंड पे 2 ओमेगा, 3 ओमेगा, 4 ओमेगा। तो पर सेकंड कितना एंगल बढ़ेगा उसे हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये लिखा हुआ है आपके सामने, इसकी वैल्यू ये होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो मेरे बच्चों होती है ओमेगा, है ना, इसको हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, नाम है इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको लिखते हैं रेडियन पर सेकंड। तो इसका मतलब ही यही है, फेज इंक्रीज्ड पर सेकंड, फेज इंक्रीज्ड पर सेकंड, ठीक है जी। पर सेकंड कितना हमारा फेज इंक्रीज हुआ है, ये बात याद रखना, ठीक है जी। और अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो बेटा डेफिनेटली यहाँ पे मतलब कोई स्प्रिंग होगा, है ना, मान लीजिए मतलब कोई स्प्रिंग होगा ऐसे जिससे ये अटैच होगा और ऑसिलेशन कर रहा होगा। तो स्प्रिंग कांस्टेंट अगर हमारा k है, स्प्रिंग कांस्टेंट अगर हमारा k है तो ओमेगा की वैल्यू जो होती है वो √k/m होती है, ठीक है। ये बस फॉर्मूले हैं, याद रखें। बाकी वेलोसिटी का ये वाला फॉर्मूला अगर इसे डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आएगी a ओमेगा cos ओमेगा t। तो ये फॉर्मूला बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ओमेगा √a² - x², ओमेगा √ऑफ विनेसर a² - x², है ना। मतलब अगर मैं किसी पोजीशन x पे खड़ा हूं किसी टाइम t पे, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी, है ना, उसका फॉर्मूला ओमेगा √a² - x² है। और अगर आप इसे दोबारा डिफरेंशिएट करो तो dv/dt बन जाएगा एक्सेलरेशन, और आप सॉल्व करके देखना एक्सेलरेशन हमारा -ω²x प्रूव हो जाती है एसएचएम के अंदर। तो जब पार्टिकल हमारा आगे किसी x पोजीशन पे खड़ा है तो याद रखें बेटा एसएचएम की यही पहचान है कि हमारी जो एक्सेलरेशन होगी वो मीन की तरफ डायरेक्ट करेगी, और उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है -ω²x, वेयर ओमेगा इज कॉल्ड एज माय एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसकी वैल्यू √k/m है। k इज स्प्रिंग कांस्टेंट, m इज मास, ठीक है जी। और अगर इसका डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप देख लें, एक्सेलरेशन इज d²x/dt², तो इज इक्वल टू -ω²x, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम भी कहलाती है, ठीक है। टाइम पीरियड जो होता है मेरे बच्चों ये 2π/ω के बराबर होता है। तो अगर आप ओमेगा की वैल्यू √k/m पुट कर दें तो एसएचएम के अंदर जो टाइम पीरियड निकल के आता है ये आता है 2π√m/k। फ्रीक्वेंसी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2π बच्चों k/m, ठीक है। ये सारे केसेस आपको याद रखने हैं। मैं सबसे काम की बात पे आपको लेके चलता हूं। काम की बात सबसे ज्यादा ये है, देखो यार, आप यहां पर थे टाइम 0, आपको पता होना चाहिए। अब जैसे ही मेरे बच्चों जब आप यहां पे थे तो आपको पता है फेज की वैल्यू कितनी है, 0। देखो x जो है ये है a साइन ऑफ मेरे टमाटरों ओमेगा टी, है ना। आप इस बात से सहमत है ना, ये हमारी इक्वेशन है। तो a साइन ओमेगा टी तब लिखते हो जब तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट मीन पोजीशन है। तो जब तुम्हारा टाइम 0 था तो तुम्हारा फेज 0 था, अंदर वाली जो चीज है वो फेज है हमारा, ठीक है। अब आप जरा सोच के बताओ, जब तुम यहां पे पहुंच गए, जब तुम इस पॉइंट पे पहुंच गए मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो यहां पे फेज की वैल्यू कितनी होगी जल्दी बताओ। साइन के अंदर जो एंगल है ये फेज है, साइन के अंदर जो एंगल है ये कितना हो जाए कि एक्स ए के बराबर हो जाए। एक्स ए मतलब एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो बड़ी लॉजिकल बात है, साइन का एंगल अगर 90 हो जाए, साइन 90 जो है वो 1 है, तो एक्स ए हो जाएगा। तो यहां पहुंच के फेज की वैल्यू हो जाएगी π/2। ऐसी मेरे बच्चों यहां पहुंच के जो फेज की वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी जल्दी बताओ। फेज ने बढ़ना ही है, फेज कम नहीं होता। तो अगर यहाँ पे 90 है फिर आएगा हमारा 100, 120, तो मतलब 180 डिग्री अगर हो जाए, मेरे ख्याल से आप इस बात से सहमत होंगे,
साइन के अंदर अगर एंगल साइन 180 होगा तो x 0 होगा, दोबारा तुम यहाँ खड़े हो। और जब तुम यहाँ पहुंच गए मेरे बच्चों नेगेटिव एक्सट्रीम पे, तो नेगेटिव एक्सट्रीम पे फेज की वैल्यू साफ साफ पता लग रही है हर बच्चे को कितनी होगी, 3π/2। कितनी होगी विनय सर? 3π/2। ठीक है जी। और जब तुम यहां पहुंच जाओगे साइन 3π/2 -1 होता है तो x माइनस से आ जाएगा। तो जब तुम यहां पहुंच जाओगे तो फेज की वैल्यू दोबारा 2π हो जाती है। तो एक तुम्हें पता होना चाहिए कि इस जर्नी में यहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम है। जब मीन पोजीशन पे जाते हैं तो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारी वेलोसिटी 0 होती है। तो वेलोसिटी कम ज्यादा होती है, फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, ओमेगा √a² - x²। x कम ज्यादा होता है, एक्सेलरेशन कम ज्यादा होती है, लेकिन पूरी जर्नी में 0, π, 180, 270, 2π फेज बढ़ता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ठीक है, ये बहुत कम बच्चों को क्लैरिटी होती है और इसका फायदा भी आपको आगे दिखेगा। और अब यार बात आती है कि सर जी सारी गेम समझ गए, अगर मैं तुमसे पूछूं ऐसे सोच लो कि एक साइकिल को पूरा करने में जो वक्त लगा वो t है, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, है ना, यही होता है ना। तो तुम्हें पता है ये 2π/ω का प्रूफ भी मैंने आपको अभी करके दिखा दिया। सोच के देखो यार, फेज हमारा मैं यहां लिख देता हूं, फेज हमारा ωt है। तो जब वक्त स्पेशल होगा यानी कि एक टाइम पीरियड पूरा हो गया तो फेज भी उस वक्त हमारा 2π हो चुका होगा। तो मेरी बात समझ गए? तो t की वैल्यू 2π/ω। ठीक है, तो सर्कल से लिंक मत करो, सर्कल में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, यहां पे ओमेगा जो है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ये क्लैरिटी बहुत कम लोगों को होती है। ठीक है, तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये फेज इंक्रीज्ड पर सेकंड है आपके सामने जो लिखा हुआ। चलो ये फॉर्मूला भी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब यार ये जरा ध्यान से सुनना, सिमेट्री ये है कि यार देखो यहां पे टाइम हमारा t है, तो 1 2 3 4 4 ऐसे हैं। तो सिमेट्री से आप बोल सकते हो कि यार यहां पे जो टाइम लगेगा, यहां से यहां पहुंचने में जो टाइम होगा ये होगा हमारा t/4। अब जरा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको मैं बताता हूं, मीन से एक्सट्रीम का टाइम हमारा t/4 है। मीन से एक्सट्रीम का जो टाइम है टोटल, ये हमारा टाइम t/4 है। इस बात से आप सहमत हैं? लेकिन अगर मीन से मिडल तक जाना है हमें, तो जो टाइम होता है हमारा t1, उसकी वैल्यू t/12 होती है। ये बात याद रखना। कहां से निकल के आएगी? यहीं से निकल के आएगी। अब जरा सोच के देखो मेरे बच्चों, साइन के अंदर जो एंगल है ये कितना हो, साइन के अंदर जो एंगल है ये कितना हो जिससे हमारा x a/2 बन जाए। तो ये एंगल हमारा 30 डिग्री होगा ना। साइन के अंदर अगर एंगल 30 डिग्री होगा, साइन 30 1/2, तभी x हमारा a/2 आएगा। तो अगर मुझे मिडल पे आना है तो हमारा जो ωt है वो हमारा π/6 के बराबर होगा। अब जरा यहां से देख लो बेटा, ये आ जाएगा 2π/T ओमेगा इनटू मेरे बच्चों स्मॉल t इक्वल टू π/6। और यहां से यार अगर तुम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो टाइम की वैल्यू जो निकल के आ रही है, ये t ऊपर ले आओ, ये नीचे ले आओ, तो सॉल्व करके ये t/12 आ जाएगा। तो मीन से मिडल तक जाने का टाइम t/12 है, फिर मिडल से एक्सट्रीम तक जाने का जो टाइम होगा वो कितना होगा, ये t/4 में t/12 माइनस करना, ये t/6 आ जाएगा। और ये जो टाइम होता है मेरे बच्चों, ये बेसिकली इसका डबल है, t/12 को 2 से मल्टीप्लाई करो। तो ये डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर तुम्हारा मीन से मिडल तक का टाइम गिवन है 1 सेकेंड, फिर मिडल से एक्सट्रीम का जो टाइम होगा वो होगा डबल 2 सेकेंड। तो t/4 हमारा 3 सेकेंड हुआ, ये 1 है ये 2 है, तो टोटल हमारा 3 हो गया। तो t/4 3 हो गया, टाइम पीरियड हमारा 12 सेकेंड आ जाएगा। तो ऐसे सवाल पेपर में भर के यूज होते हैं। तो t/12 t/6 याद रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे सवाल पेपर में मिलते हैं। बाकी यार ये एनर्जी कंजर्वेशन के जो बेटा हमारे क्वेश्चंस हैं ये बड़े ही फेमस हैं, ये भी आप याद रखिएगा। हमारी किसी भी ग्राफ के अंदर जो एनर्जी होती है ना, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है ½ mv², है ना। और अगर v का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो वो होता है ω√a² - x²। ठीक है जी। तो अच्छा एक और बात आपको बताऊं, ओमेगा जो होता है ये होता है √k/m, है ना। तो आपको ये पता होगा मेरे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी ½ mv² है, तो v का जब स्क्वायर करोगे तो आएगा ω², है ना, और ω² इंटू a² - x²। तो अगर आप थोड़ी सी मेरी बात को आप समझेंगे, ये देखो यहाँ पे m ω² जो होता है ये k के बराबर होता है। अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो m ω² k बन जाएगा, विच इज स्प्रिंग कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ बनता है वो ये बनता है ½ k a² - x², यानी कि x² माइनस डाउनवर्ड पैराबोला।
तो काइनेटिक एनर्जी जो देख रहे हो रेड कलर में, ये डाउनवर्ड पैराबोला है हमारा। पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर मतलब हमारा अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। इन दोनों को ऐड कर दो तो टोटल एनर्जी जो होगी वो होगी हमारी हाफ के स्क्वायर। टोटल एनर्जी जो होगी विनेसर वो होगी हमारी हाफ के ए का स्क्वायर। यस सर, ठीक है। ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, इन्हें अपने आप जहन में रखना, बड़े काम की आपको पेपर में लगेंगी। और अब बात आती है मेरे भाई, हमारा ये इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं जो ध्यान से आपके सामने रखे गए हैं कि यार अगर हमने बेटा मान लो स्टार्टिंग कहीं और से की, t इक्वल टू 0 मीन पोजीशन नहीं है, तो अगर आपने स्टार्टिंग कहीं और से की है तो वो मीन पोजीशन अगर आपकी नहीं है तो इक्वेशन हमारी बनेगी a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट, याद रखें। तो उस केस में आप एक एक्स्ट्रा फेज वहां पे रखेंगे, ठीक है ना। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर मैं टाइम को 0 पुट करूं और अगर ये इनिशियल फेज फाई नॉट तुम नहीं पुट करते तो फिर तो उस केस में x हमारा 0 आ जाएगा। बट अगर हमने स्टार्टिंग कहीं और से की है तो एक एडिशनल फाई नॉट हमें और वैल्यू इक्वेशन में रखनी पड़ती है। अब मान लो अगर किसी बच्चे ने स्टार्ट ही एक्सट्रीम पोजीशन से किया, सच बताऊं तो बेटा SHM हो रहा होता है, t इक्वल टू 0 तो तुम्हारे हाथ में है ना। जब तुमने अपनी घड़ी ऑन की तो अगर तुम यहाँ पे खड़े हो तो t इक्वल टू 0 तुमने उसे बोल दिया। तो अगर किसी ने यहाँ से स्टार्ट किया SHM अपना, है ना, t इक्वल टू 0, तो a sin ओमेगा t प्लस बेटा पाई बाय 2 में लेना पड़ेगा। लॉजिकल है ना। अब आप देखो बेटा, यहाँ पे हमारा t को 0 पुट करोगे तो अगर पाई बाय 2 होगा तभी x हमारा a आएगा। तो t इक्वल टू 0 पे x a कैसे पता चलेगा? जब अंदर प्लस पाई बाय 2 करोगे। अब अगर तुमने यहां से t इक्वल टू 0 लिया, नेगेटिव एक्सट्रीम जा रहे हो और मीन पे खड़े हो तो प्लस पाई लेना पड़ेगा, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले। और अगर तुम नेगेटिव एक्सट्रीम पे खड़े हो t इक्वल टू 0 पे तो प्लस 3 पाई बाय 2 तुम्हें लेना पड़ेगा, ठीक है। तुम यहीं पे खड़े हो, फिर ये ओरिजिनल केस ही हो गया, तुम्हें प्लस 2 पाई करने की जरूरत नहीं है, साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो ये ओरिजिनल केस ही हो गया a sin ओमेगा t वाला, ठीक है। आई होप यार ये सारी छोटी छोटी बातें आपको क्लियर होंगी। बाकी यार ये सारे SHM के क्वेश्चंस के रिजल्ट्स याद रखें जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। हैं मेरे बच्चों, ये सारे रिजल्ट्स जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आप लोग सारे रिजल्ट्स मेरे भाई मेरे बंधु याद रखें। क्या क्या रिजल्ट्स हैं स्क्रीन पे देखिए। अगर हमारी कोई लिफ्ट बेटा ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन a से, है ना, तो उसके अंदर जो ब्लॉक हमारा ऑसिलेट कर रहा है, ये बस सिंपल सी एक बेटा याद रखें, अगर सिंपल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, सिंगल एक स्प्रिंग है और एक हमारा मास है, तो t इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट m बाय k इफेक्टिव। तो ये k इफेक्टिव है, g इफेक्टिव नहीं है। तो अगर ये हमारा लिफ्ट के अंदर स्प्रिंग लगा है और ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा टाइम पीरियड 2 बाई रूट m बाय k ही आएगा, ठीक है। तो जो इसका टाइम पीरियड है वही टाइम पीरियड इसका भी निकल के आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इफेक्टिव ग्रेविटी नहीं है। पेंडुलम का चेंज हो जाता है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का एक्सेलरेटेड फ्रेम्स में वैल्यू चेंज नहीं होती। तो 2 पाई रूट m बाय k, ठीक है जी। अगर आप मान लो एक इंक्लाइंड प्लेन पे खड़े हैं तब भी बेटा आपका यहाँ पे स्प्रिंग जो है वो k ही है, तो ये सिर्फ स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे इफेक्टिव ग्रेविटी mg sin थीटा है, फर्क नहीं पड़ेगा उससे, तो 2 पाई रूट m बाय k ही रहेगा अपना आंसर, ठीक है जी। तो इन सभी का आंसर हमारा 2 पाई रूट m बाय k है, फ्रीक्वेंसी इसका रेसिप्रोकल है। हाँ, ये बेटा अब यहाँ पे याद रखना, अब यहाँ पे ये जो सिस्टम है, ये दो स्प्रिंग्स अगर आपको यहाँ पे गिवन है, ये देखने में दोनों स्प्रिंग सीरीज में लगते हैं बट ये सीरीज में है नहीं, ये पैरेलल में है, ये बात याद रखना। तो इफेक्टिव के यहाँ पे 2k है, पैरेलल में स्प्रिंग्स जो होते हैं वो k1 प्लस k2 होते हैं, और सीरीज में उल्टा फॉर्मूला होता है, ये रेजिस्टर से उल्टा चलता है, ठीक है। अब ये क्यों है ऐसा, अगर कंफ्यूज हो तो बेटा बहुत सिंपल सी बात है। अगर मान लो मैं इस ब्लॉक को x राइट डिस्प्लेसमेंट दे दूं, इसे अगर मैं x राइट डिस्प्लेसमेंट दे दूं तो ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा, तो इसकी फोर्स जो आएगी वापस वो आएगी हमारी कितनी, kx, और ये स्प्रिंग हमारा कंप्रेस हो जाएगा, ये खुलना चाहेगा, तो इसकी भी जो फोर्स आएगी, इसकी भी जो फोर्स आएगी वो कितनी होगी, वो होगी हमारी kx। तो अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द नेट फोर्स, तो kx प्लस kx अगर आप देखोगे तो 2k इंटू x आएगी। तो नेट फोर्स समथिंग इंटू x है, समथिंग हमारा 2k है, टाइम पीरियड 2 पाई रूट m बाय 2k बच्चों निकल आएगा, ठीक है जी। चलिए अब इसी के साथ यार ये याद रखें, अगला जो आपके सामने है दैट इज माई यू नो दिस पर्टिकुलर सिस्टम, जिसमें आपके पास बच्चों एक रॉड है, रॉड का यंग्स मॉडुलस y है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, लेंथ l है। तो मैंने आपको बताया कि इस रॉड का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो होता है y a बाई l। तो इस रॉड को स्प्रिंग बना सकते हो, दैट इज y a बाई l मेरे बच्चों, तो ये याद रखना। और अगर इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मास का निकालना है तो 2 पाई अंडर द रूट m बाई k, k की वैल्यू y a बाई l आ जाएगी, ठीक है। तो ये अभी हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस भी किया, ये वही वाली चीज है आपकी।
और हाँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेरे बच्चों आपको जो मिलते हैं वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के मिलते हैं, जहां पर आप लोगों के सामने एक सॉलिड स्फीयर के अंदर एक टनल बना ली जाती है और आपसे उस टनल के अंदर एक ऑब्जेक्ट की ऑसिलेशंस पूछी जाती हैं। तो याद रखिए, इसका रिजल्ट पेंडुलम से मिलता जुलता है, 2 पाई रूट आर बाई जी, 2 पाई अंडर द रूट आर बाई जी, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द प्लेनेट, आर इज द रेडियस ऑफ द प्लेनेट, है ना। और अगर इसका इस कैपिटल जी की फॉर्म में आंसर देखोगे तो ये हमारा निकल के आता है 2 पाई अंडर द रूट आर क्यूब बाई जी एम। ये रिजल्ट्स बेटा आई स्ट्रांगली सजेस्ट, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो रिजल्ट्स हैं वो आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। तो दिस इज सिंपली 2 पाई अंडर द रूट आर क्यूब बाई जी एम, ये रिजल्ट याद रखिए। बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है आपका, है ना। अगर आप निकालना चाहते हो तो बड़े आराम से प्रूव हो जाता है ना। यहाँ पे जो स्फीयर है बेसिकली ये एक फोर्स अट्रैक्टिव लगाएगा, वो फोर्स किसके बराबर होगी, वो होगी मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा, अंदर जो फील्ड होती है बेसिकली वो किसके बराबर होती है, जीएम बाई आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। उस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसे वापस लेके आएगा और वो कंपोनेंट एक्स के प्रोपोर्शनल होगा, तो एफ इज इक्वल टू समथिंग इंटू एक्स आ जाएगा, तो वो समथिंग के हो गया, तो 2 पाई रूट एम बाई के। वो कैलकुलेशंस करके जो रिजल्ट आता है वो ये आता है 2 पाई अंडर द रूट आर क्यूब बाई जी एम। अब जी एम को स्मॉल जी आर स्क्वायर लिख दोगे तो वो उस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में आपको मिल जाते हैं। ये वाला आना थोड़ा सा एडवांस के अंदर ज्यादा आता है। ये वाला जो मैंने आपको केस दिखाया है स्क्रीन पे कि अगर मान लो मासेस डबल हैं, स्प्रिंग एक है, अगर मास 2 है और स्प्रिंग 1 है तो फिर क्या करेंगे, तो 2 पाई रूट एम बाई के। अब m का हमें एक इक्विवेलेंट वैल्यू चाहिए होता है जिसे हम बोलते हैं रिड्यूस्ड मास, कि m1 m2 को अगर रिड्यूस करके सिंगल मास बनाना हो तो उसकी वैल्यू होती है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है जी। अब ये जो टाइम पीरियड निकल के आएगा ये दोनों का आएगा, ये भी ऑसिलेट करेगा टाइम पीरियड t से, ये भी, दोनों का टाइम पीरियड सेम होता है ना। तो अगर आपने बेसिकली दोनों ऐसे स्ट्रेच करके अगर छोड़ दिया तो ये ऑसिलेट करेंगे दोनों, तो टाइम पीरियड की वैल्यू दोनों की जो होती है वो होती है 2 पाई रूट एम बाई के। m यहाँ पे रिड्यूस्ड मास है, अब इक्विवेलेंट मास लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो इसका रिजल्ट याद रख लो, एडवांस में ज्यादा आता है, इतना ज्यादा मेंस के अंदर नहीं आता, ठीक है। ये एक फ्लूइड है, फ्लूइड का क्वेश्चन याद रखिए, भी क्वेश्चन ही है, रिजल्ट याद रख लो, अच्छी बात है, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो बाकी इतना ज्यादा आता नहीं है, बट हाँ स्टिल पता हो तो अच्छी बात है। अगर एक सिलेंडर किसी फ्लूइड के अंदर थोड़ा सा कंप्रेस करके अगर पुश करके छोड़ दिया जाए तो वो ऑसिलेट करेगा, और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस का जो फॉर्मूला है वो है 2 पाई अंडर द रूट m बाई, इसका जो मास है वो m है, इसका मास m है ना, बाय एरिया, एरिया जो है इसका क्रॉस सेक्शन का वो हमारा a है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा a है, बाय रो एल जी, लिक्विड जो है उसकी डेंसिटी जो है वो रो एल के बराबर है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अगर तुम रीअरेंज करो तो ये जो लेंथ हमारी अंदर है इसकी, ये उसके बराबर आ जाता है 2 पाई रूट एल बाई जी। तो पेंडुलम से मिलते जुलते आंसर निकल आते हैं, लेकिन एल लेंथ ऑफ सिलेंडर नहीं है, एल हमारी इनसाइड लेंथ है इस क्वेश्चन में, इट इज 2 पाई रूट स्मॉल एल बाई जी बच्चों, ठीक है, ये याद रखना बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। पेंडुलम आपके सामने है 2 पाई रूट एल बाई जी, पेंडुलम के टाइम पीरियड होते हैं मेरे बच्चों, याद रखना। मैं आपको मोटी मोटी बात बता देता हूं, पेंडुलम के केस में क्या होता है कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा थीटा एंगल पे लेके जाते हैं तो यार एक टॉर्क है जो इसे वापस लेके आनी चाहिए, तो वो टॉर्क अगर थीटा के ही प्रोपोर्शनल हो जाती है, तो जैसे F इज इक्वल टू के एक्स होता है, तो वैसे ही हमारा टाउ इज इक्वल टू के थीटा है, तो हमारा आपका पेंडुलम जो है वो ऑसिलेट करेगा, है ना, मतलब वो टाइम एसएचएम करेगा, और उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर द रूट m बाई के की जगह बेटा आ जाता है I बाई के, वेयर I इज माई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी, ठीक है। तो I बाई के, m बाई के की जगह I बाई के, और k हमारा टाउ इज इक्वल टू के थीटा से निकलता है, वो कैलकुलेशंस करके वैल्यू प्रूव हो जाती है 2 पाई रूट एल बाई जी। अब यहाँ पे जी इफेक्टिव है, तो जी इफेक्टिव का मतलब समझ रहे हो, अगर हमारा एक लिफ्ट ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन ए से तो आपका यहाँ पे जी प्लस से आ जाएगा, और अगर हमारा एक लिफ्ट नीचे आ रहा है, अगर हमारा एक लिफ्ट नीचे आ रहा है ना, नीचे आ रहा है, तो इफेक्टिव ग्रेविटी जी माइनस ए है, तो उस केस में हमारा जी माइनस ए आ जाएगा। और अगर हमारी कोई गाड़ी हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रही है तो इफेक्टिव ग्रेविटी जो निकल के आती है वो हमारी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आती है। जैसे मान लो एक हमारी कार है, कार के अंदर पेंडुलम लगा हुआ है, और ये कार अगर हमारी आगे एक्सेलरेट कर रही है, अब जरा ध्यान से सोचो, तो सूडो फोर्स हमारी एम ए लगेगी बेटा पीछे को अगर आगे जा रही है, और हमारा ग्रेविटी जो है एम जी वो हमारा लगेगा नीचे को। अब ये दोनों हमारे 90 पे हैं, तो इफेक्टिव ग्रेविटी जो आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी,
तो कैसे निकाल लोगे, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो एम जी का स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर का अंडर रूट, तो एम जी स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर का अंडर रूट इज बेसिकली दिस रिजल्टेंट। ये जो रिजल्टेंट है इसे मैं एम इंटू जी इफेक्टिव लिख सकता हूं। तो जी इफेक्टिव की वैल्यू आपकी निकल जाएगी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वैल्यू आपने यहां पे पुट कर देनी है। तो 2 पाई अंडर द रूट एल बाय अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर तुम किसी फ्लूइड में चले गए पेंडुलम को लेके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत सारे सवाल इसके ऊपर बनते हैं। आज के सेशन में यार मैं इतनी फिजिक्स पढ़ा रहा हूं बेटा, इसके अलावा तुम्हें कुछ बचेगा ही नहीं, ट्रस्ट मी। मैं बहुत सोच समझ के स्लाइड्स बनवा के लाया हूं, है ना, ताकि आपको पूरी फीलिंग भी आए और दिमाग में अंदर आपकी बस भी जाए चीजें। तो अगर तुमने किसी लिक्विड में जिसकी डेंसिटी रो एल है एक ऑसिलेशंस करवाई तो बाइंड फोर्स आ जाएगी, तो इफेक्टिव ग्रेविटी mg माइनस बाइंड फोर्स होगी, है ना। तो वो सारी कैलकुलेशंस कर लेना। हमारी इफेक्टिव ग्रेविटी की वैल्यू जो आती है मैं यहां लिख देता हूं, वो आती है g इंटू 1 माइनस रो एल बाय रो बी। रो एल इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रो बी इज डेंसिटी ऑफ बॉडी। तो मतलब 2 पाई रूट एल बाई जी, तो इफेक्टिव ग्रेविटी की वैल्यू g इंटू 1 माइनस रो एल बाय रो बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार अगर उन्हें टफ शिफ्ट बनानी होती है तो पेंडुलम के लिक्विड के अंदर ऑसिलेशंस वो कैलकुलेट करवा लेते हैं, जहन में रखिएगा। ठीक है, अब बेटा हमारा लास्ट जो आता है कंसेप्ट वो आता है हमारा फिजिकल पेंडुलम का। तो फिजिकल पेंडुलम, देखो पेंडुलम जरूरी नहीं है कि धागे से बनाना है। पेंडुलम जैसे ये रॉड है, रॉड से भी तो बन सकता है ना, रॉड से भी बन सकता है। तो अगर आप किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट से पेंडुलम बनाए तो उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट i बाई एम जी एल। आई हो गया जिस पॉइंट के अबाउट तुम ऑसिलेशंस ले रहे हो, उस पॉइंट के अबाउट उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और एल जरा ध्यान से सुनना, एल यहां पे छोटा एल है, यह है सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस हिंज पॉइंट से। तो ये जो हिंज पॉइंट तुम देख रहे हो ना, ये जो हिंज पॉइंट तुम देख रहे हो, इसका सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंस है वो हमारा स्मॉल एल है। एक जस्ट एग्जांपल के लिए मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूं आपको। जैसे मेरे बच्चों मान लो एक रॉड है, ठीक है, मुझे इस रॉड का इस अपने एंड के अबाउट मान लो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट i। अब मान लो एंड के अबाउट अगर रॉड घूमती है तो i की वैल्यू आएगी ml स्क्वायर बाय 3 और नीचे आएगा हमारा mgl। अब l क्या है, l है हमारा सेंटर ऑफ मास का हिंज से डिस्टेंस, जो कि हमारा l/2 है। तो mgl, l की वैल्यू l/2 आ जाएगी। सिंपली अगर आप देखो m से m कट गया, l से l कट गया, तो 2 पाई अंडर द रूट 2l बाय 3g इज माई टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस,